परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी मौजूद हैं। नमस्कार। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का देंगे जवाब। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए करेंगे पेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कई देशों में कोविड-19 के हालिया बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थिति की करेंगे समीक्षा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सभी पॉजिटिव सैंपल को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजने की सलाह दी है। उत्तर भारत में शीत लहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना। पंजाब में ठंड और धुंध से स्कूलों का बदला समय। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। मोदी सरकार का देश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने का दिखने लगा असर। पिछले 5 साल में खिलौनों के आयात में लगातार कमी करने के बाद भारत अब सभी तरह के खिलौनों का बना शुद्ध निर्यातक। चीन के मुकाबले तेज गति से भारत बढ़ा रहा है निर्यात। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर लगाई रोक। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से करीब 3 महीने पहले आई पाबंदी। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कदम की कड़ी निंदा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता। तालिबान और अलकायदा के संबंधों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बताया खतरा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर भी जताई चिंता। मीरपुर में कल से भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले रोहित शर्मा टेस्ट टीम से हुए बाहर। अंगूठे की चोट से अभी तक नहीं उबरे रोहित। पहले टेस्ट में भी चोट के कारण मैदान पर नहीं उतरे थे रोहित। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, आइए सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या और सरकार के उठाए गए कदमों पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल हुई चर्चा ने विभिन्न दलों के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा लोकसभा में आज जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उत्तर प्रदेश से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित रूप में पारित करने के बाद एक बार फिर से लोकसभा में लाया गया है। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू निरसन और संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्ताव रखेंगे। और वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग नंबर 4 और 5 विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
वहीं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा तमिलनाडु राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ऋषि, अगर संसद के दोनों सदनों की हम बात करें और आज की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के दूसरे तमाम मंत्री वहां पर विधेयकों को रखेंगे चर्चा के लिए और पारित कराने के लिए, किस तरह से आज का दिन देखते हैं आप? आज के दिन को अगर देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस मायने में है कि दो मंत्री, खासतौर से वित्त मंत्री और गृह मंत्री के जवाब अलग अलग मुद्दों पर, यानी कि विनियोग विधेयक और जो मादक द्रव्य पदार्थों के उपयोग से संबंधित गृह मंत्री का जवाब आना है। इन दोनों ही मुद्दों पर करीब चर्चा पूरी हो चुकी है और विनियोग विधेयक पर भी चर्चा पूरी हो चुकी है। उसमें सिर्फ जवाब आना है वित्त मंत्री का। यही स्थिति लोकसभा में गृह मंत्री के बयान को लेकर है। तकरीबन 2 बजे के बाद गृह मंत्री इस पूरे मसले पर स्थिति को स्पष्ट करेंगे देश के सामने कि किस तरीके से मादक द्रव्यों के उपयोग को लेकर जो स्थितियां हैं और उस पर जो सरकार ने अब तक प्रयास किए हैं, क्या क्या कार्रवाइयां की हैं और क्या आगे की रणनीति है, इस सब की विस्तृत रूपरेखा गृह मंत्री के द्वारा आज लोकसभा में रखी जाएगी। जहाँ तक बात करें अनुसूचित जाति जनजाति संविधान संशोधन विधेयक हैं, ये 4 से 5 विधेयक जिस तरीके से सरकार लेकर आई और अलग अलग राज्यों में जो समस्याएं थी, जो अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के रूप में, उसको वो क्रमबद्ध तरीके से दोनों ही सदनों में पारित करा रही है। और हमने देखा कि अगर कहीं संशोधन की गुंजाइश होती है तो वहाँ संशोधन भी हो रहे हैं और इसी वजह से लोकसभा में आज संशोधित रूप में इस विधेयक को, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उसको पारित कराया जाना है। रही बात एक और जो महत्वपूर्ण विधेयक है, जो जल दस्युता रोधी जो विधेयक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर जो भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है, ख़ासतौर से इस मसले में कि जो समुद्री जो दस्यु होती हैं, जो डकैत होते हैं, उनको लेकर जो कानून है उसको और ज़्यादा स्पष्ट किया गया है और जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको त्वरित उसके समाधान को लेकर अलग अलग सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि इस मसले में अब तक जो स्थितियां बनी हैं उसको लेकर कि कैसे उसको ये जलदस्युता से संबंधित जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। और इस मायने में कि इसको लेकर जो सरकार ने नीति बनाई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस नीति का पालन करना है और अपने देश की स्थिति को पूरी दुनिया के सामने रखना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। ये भी पारित होना है, एक सदन से पारित पहले ही कर चुका है। दूसरी स्थिति यह है कि क्या राज्यसभा में, जैसे हम देख रहे हैं, 2 दिन से गतिरोध भी देखने को मिल रहा है, खासतौर से विपक्ष की तरफ से, और सत्ता पक्ष का जो टकराव है वो दिखाई देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा काम प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन आज एक बार फिर से देखना होगा कि इस पर क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल ऋषि, एक तरह से जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि हमें हर चीज का विरोध करना ही है। उस तरह से विपक्ष हर बात का विरोध करने के लिए, हो हल्ला करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम टकराव की बात करें तो इस पर बात करेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि ये जो जल दस्युता रोधी विधेयक है ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिलहाल इस समुद्री जो डकैतियां होती हैं उससे निपटने के लिए कोई एक ऐसा वाजिब कानून नहीं है कि समुद्री डकैतियों से पूरी तरह से निपटा जा सके। तो ये किस तरह से काम करेगा और ये जल दस्युता रोधी विधेयक पूरा ओवरऑल है क्या, हमारे दर्शकों को अगर आप विस्तार से समझा सकें। देखिए, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको एक सदन पारित कर चुका है, दूसरा सदन इसको पारित करेगा। परिस्थितियां इसमें यही हैं कि इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां स्पष्ट नहीं थी, और जैसे कि हम जानते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का जो टेरिटरी होती है उसके अंदर का जो कानून होता है वो अलग होता है और एकदम तटीय इलाकों से संबंधित जो कानून होता है वो अलग होता है। इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से स्पष्ट करते हुए न सिर्फ इस मसले में कानून में तब्दीली करके इस बात को रेखांकित करना है कि इसकी जो प्रक्रिया होगी वो एक सेपरेट कोर्ट्स के रूप में होगी। जैसे कि मान लें कि हम तमिलनाडु का इलाका है या केरल का इलाका है या विशाखापट्टनम का इलाका है, इन सब इलाकों में जो घटनाएं घटित होती हैं
उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इन्हीं इलाकों में सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे। और इन कोर्ट्स के बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया में सरकार ने सदन में बयान भी दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मसले में पूरी रायशुमारी भी करेगा, और जो नियम बनाए जाएंगे उनमें इस बात को सम्मिलित किया जाएगा कि कैसे एक विशेष न्यायालय बनाकर इन जो घटनाएं हैं, उसके जो अपराधी हैं, उनको कैसे उसको न्याय प्रणाली में लाकर उसका त्वरित समाधान किया जाए। जहाँ तक गतिरोध की बात है, गतिरोध को लेकर जो स्थितियां हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि गतिरोध जो है वो 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा जब गतिरोध किया जाता है तो स्थिति और ज़्यादा विकट हो जाती है, और इसी वजह से ट्रेजी बेंचेस ने इस बात का आरोप लगाया कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो पद की गरिमा है उसके अनुरूप वो व्यवहार करें। तो और सभापति ने भी कहा कि जब वो सबको बोलने का मौका देते हैं और जब किसी व्यक्ति पर आप आरोप ये लगाते हैं कि वो बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये भी देखना होता है कि उससे पहले की स्थितियां क्या होती हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर सभापति ने स्पष्ट किया है कि 7 से 8 अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव होंगे तो ये कैसे तय किया जाए कि किस मसले पर जो है कार्य स्थगन किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं। ऋषि, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। कल काफी अच्छा माहौल संसद में देखने को मिला था, क्योंकि अगले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जाना है, और हमने देखा कि कल के जो दृश्य सामने आए हैं, प्रधानमंत्री और सभी सांसद विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर वहां पर मिलेट्स का लंच कर रहे थे। किस तरह का माहौल था कल? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, ये हमारे संसदीय प्रणाली की एक खूबी है कि सदन में जो स्थितियां होती हैं उसका जो प्रभाव है वो संसद के गलियारों में तो कम से कम देखने को नहीं मिलता है। और इसकी एक बार फिर से जो हमने दृश्य थे वो देखे कि कैसे नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और जो सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों ने एक ही टेबल पर बैठकर मिलेट्स वर्ष के रूप में जो भारत की जो एक तो उपलब्धि है, दूसरी एक अवसर भी है कि कैसे हम पूरी दुनिया को मिलेट्स के बारे में बताएं, और बताएं कि हम भारत के लोग कैसे इस परंपरा को पूर्व में निभाते रहे हैं। और जब यूनाइटेड नेशन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इसी को प्रतिध्वनि करते हुए सदन से बाहर जो संसद के गलियारे हैं उसमें भोजन के रूप में जो पकवान परोसे गए वो बेहद लजीज तो थे ही, लेकिन उन्होंने जो सियासी जो गर्माहट थी, जो टकरार थी, उसको मिठास में तब्दील कर दिया, क्योंकि तमाम ऐसे व्यंजन ऐसे थे चंद्रशेखर जो बहुत स्वादिष्ट थे और मीठे थे। तो ये जो चीजें हैं ये संसद के गलियारों में भी अलग दिखाई देती हैं, सदन में अलग दिखाई देती हैं। तो एक अलग खुशनुमा माहौल मिलेट वर्ष के रूप में तो क्या कयास आप लोगों ने लगाए? जो भोजन की टेबल थी वहां पे भी क्या सियासत की बातें हो रही थी या कुछ अन्य बातें? देखिए, सियासी लोग बिना सियासत के तो रहते नहीं हैं, ये तो हमारा अनुभव कहता है, और इस लिहाज से हर टेबल पर वो सियासत तो ज़रूर डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे इतर जो हमने देखा है, ख़ासतौर से भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो नेताओं के जो आपसी संबंध होते हैं और एक व्यक्तिगत संबंध के रूप में उनकी जो बातचीत का जो लहजा होता है, क्योंकि हमने इस बात को जैसे ही सदन अगर कई बार हमने देखा है गतिरोध के बाद अगर एडजर्न होता है, उसके बाद जो दृश्य बनते हैं उसमें नेता एक दूसरे के पास जाकर उनसे बात करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि चेयरमैन की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि जो गतिरोध है उस गतिरोध का एक दायरा हो, उसको एक सीमा में प्रदर्शित किया जाए। और विरोध है, विरोध भी लोकतंत्र में ज़रूरी है, और इस बात को हमेशा लोकतंत्र में स्वीकार किया गया हमारे में कि विरोध को हम अपने जायज़ तरीकों से प्रदर्शित करें तो वो उसकी स्वीकार्यता हमेशा रहती है। तो ये जो बातें हैं ज़रूर सियासी और गैर सियासी रही होंगी, लेकिन भोजन जरूर हमें एक दूसरे के करीब लाता है। बिल्कुल ऋषि, एक और चीज जो हमने देखी, जिस तरह से नशीले पदार्थों का सेवन और दुरुपयोग ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और कल हमने देखा कि हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार को जमकर घेरा इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये जो समस्या है, इस समस्या को लेकर हमने देखा कि लोकसभा में करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी के सांसद ने इस बात को रेखांकित किया कि इसको किसी भी राजनीतिक सोच से अलग हटके, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें हम देश का जो भविष्य है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं,
अगर वो इसमें प्रभावित होते हैं और वो इसका शिकार होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। और इसमें चाहे वो पंजाब सरकार हो या अन्य जगहों से जो भी इस तरीके का जो घटनाएं होती हैं जिसमें कि देश में जो मादक द्रव्य पदार्थों के उपयोग की जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर चिंताएं ज़रूर व्यक्त की जानी चाहिए। और हरसिमरत कौर ने जिस तरीके से चिंता व्यक्त की और उसका तमाम राजनीतिक दलों ने कई बार समर्थन भी किया, और पंजाब की जो सरकार है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पर ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसकी क्या वजह है। और केंद्र सरकार ने भी हमेशा कहा है कि इस मसले में, चूंकि ये मसला कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो जाता है, बाहर से जब ये चीज़ें अंदर आती हैं तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसकी भूमिका बढ़ती है। तो केंद्र सरकार ने हमेशा कहा है कि राज्य के साथ वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में हर तरीके से उनको मदद करने के लिए तैयार है। तो हमें इसको एक बड़ी समस्या के रूप में देखते हुए इसका समाधान की ओर बढ़ना होगा। देखते हैं आज गृह मंत्री इस मसले पर क्या वक्तव्य देते हैं और क्या एक रूपरेखा सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत ऋषि इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिए। हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण हैं, तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा। डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब अगली खबर की ओर आपके लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हाल के दिनों में जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका जैसे देशों से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज देश में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य, आयुष, औषधि विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य
स्वास्थ्य वीके पॉल तथा टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष NL अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वायरस के नए स्वरूप पर नजर रखने के लिए संक्रमित पाए गए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण को बढ़ाने का आग्रह किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की कवायद देश में वायरस के नए स्वरूप का समय पर पता लगाने में सक्षम होगी और आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को सुनिश्चित करेगी। और इस सबके बीच भारत के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने कहा कि भारत में कोरोना टीकाकरण काफी व्यापक तरीके से हुआ है और भारत कोविड-19 को लेकर काफी सतर्क है। As far as India is concerned, there are 3 or 4 things which we need to keep in mind. One is that India is extensively immunized. There is several data which indicates that the Indian population is immunized with what we call as hybrid immunity. The INSACOG data shows that almost every subvariant of Omicron, which is found anywhere else in the world, is also found in India. So there are not many subvariants which are not circulating here. Almost everything is circulating. There is no need for getting too much worried on this issue. The system is very vigilant. We are doing genomic surveillance of individuals with symptoms. We are also doing surveillance from sewage and from hospitalized individuals. The situation in India is under control, and but we need to maintain vigil, particularly for surveillance. साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के सब वेरिएंट पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। We have weekly reports on INSACOG, and we are updated on very regularly basis whatever variants, Omicron variants are circulating in the moment. We don't see any new variant of concern anytime, anywhere in the country. And our profile of variants is very similar to the variants found in other parts of the country. Here I would also say that some of the Omicron variants were causing more severe disease and death in Europe and North America, but those subvariants were not very virulent. हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, जिस तरह से भारत ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग करके कोविड पर रोकथाम लगाने में वो काफी सक्षम रहा, प्रभावी रहा, लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, चाहे वो चीन से हो या फिर कुछ और देशों से, वो काफी चिंता बढ़ा रही हैं और इसी संदर्भ में अब आज ये बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर देखिए, भारत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला और एक दुनिया के सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला कि भारत में मामले कम रहे, उसकी जो प्रभाव थी वो कम रही। साथ ही साथ जिस तरीके से टीकाकरण भारत ने किया व्यापक पैमाने पर और अपने आबादी के करीब करीब 70% से ज्यादा जो आबादी उनको दोनों टीके लग गए हैं, तो निश्चित तौर पे और जिसमें जब हम हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात करते हैं जिसमें खुद लोग संक्रमित हुए, बाद में वैक्सीन भी लिए, तो इस तरह से पूरी पॉपुलेशन एक तरह से सुरक्षित है। लेकिन जरूरत इस बात का है अभी कि चूंकि चीन में, चाहे जापान में हो, कोरिया में हो, अमेरिका में हो, जहां पर औसतन साप्ताहिक 35 लाख मामले दुनिया भर में आ रहे हैं, हालांकि भारत में साप्ताहिक 12,000 केस दर्ज किया जा रहा है, तो इसलिए सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि आवागमन काफी तेजी से हो रहा है, दुनिया के बाकी हिस्सों से लोग भारत में आ रहे हैं, तो एक संभावना है कि हो सकता है कि ये जो वेरिएंट हो या फिर जो संक्रमण भारत में भी आ सकता है, इसलिए सरकार सतर्क है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके कहा है कि जो 5 सूत्री रणनीति है भारत की, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, टीकाकरण हो या कोविड उपयुक्त व्यवहार हो, उसका पालन करें। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हर दिन जितने भी मामले आ रहे हैं उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए।
ताकि ये पता लगाया जाए कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। अगर इसमें एक तरह से निगरानी सख्त बढ़ाने की बात की गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया कि भीड़ भाड़ में लोग मास्क जरूर पहने, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि त्योहार है, चाहे वो क्रिसमस की बात हो, छुट्टियां हैं, लोग घूमने जाते हैं, कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा नया साल है जिसमें लोग जश्न मनाते हैं, तो ये एक सावधानी बरतने की जरूरत है। आज स्वास्थ्य मंत्री 11:30 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं जिसमें चीन और बाकी देशों में जो हालात है तो उस पर जो विशेषज्ञ हैं उनको एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा है और किस तरीके से सर्वेलेंस को एक्टिव रखा गया, जिसमें एनसीडीसी के अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे, नीति आयोग के मेंबर होंगे, डीजी आईसीएमआर है इसमें। तो ये बहुत ही सर्वेलेंस की दृष्टि से देखा है तो भारत बहुत सतर्क है। हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए और जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है जिसमें मास्क लगाना और जो 2 गज की दूरी का पालन है उसको भी हमें अपने नितेंद्र, अगर कोविड से लड़ाई की हम बात करते हैं तो भारत ने फोर फ्रंट पे रह के दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। अपनी वैक्सीन भारत ने बनाई और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी भौगोलिक अलग अलग स्थितियों में अपनी वैक्सीन पहुंचाई, लोगों को वैक्सीन लगाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अभी कुछ महीनों से वैक्सीन को लेकर के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप हुई होंगी क्या वो अभी भी लोगों के अंदर में होंगी? और ऐसे समय में जब चीन के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वहाँ पर शवदाह गृहों में शव रखने की जगह नहीं है, ब्राज़ील में, कोरिया, जापान और अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे समय में यहाँ पर अब क्योंकि कुछ समय से वैक्सीन को लेकर के लोग उतने जागरूक नहीं है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? टेक्निकली क्या एंटीबॉडीज अभी भी होंगी लोगों के अंदर में? देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात की जो बड़े पैमाने पर जो हमारी जनसंख्या है उनको दोनों डोज लग चुकी है। 220 करोड़ डोज भारत के में लगा है, जितने भी हमारे नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं उनको। साथ ही साथ कई लोगों को नेचुरल एक तरह से इन्फेक्शन भी हुआ है तो उसकी भी इम्यूनिटी है। इसमें इम्यूनिटी 2 तरह से काम करती है। अगर आप नेचुरल तरीके से संक्रमित होते हैं तो भी 5 से 6 महीना तक उसका असर रहता है, एंटीबॉडी रहती है। साथ ही साथ अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उसका भी असर कम से कम 5 से 6 महीना तक रहता है। लेकिन एक टी सेल में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो काफी परमानेंट होती है। तो क्योंकि शरीर हमारे वायरस को पहचान चुका है, उसको पता है कि कैसे रिएक्ट करना है, तो अगर कोई संक्रमित होता है तो शरीर वो उस वायरस को, उस दुश्मन को पहचान चुका है और उस हिसाब से एक्ट करेगा और वो लड़ेगा। अब ऐसी स्थिति नहीं है पहले जैसी कि हमारी जो इम्यूनिटी है कमजोर है या हमारी एंटीबॉडी कमजोर है, तो परमानेंट सेल में वो एंटीबॉडी है और वो दुश्मन को मारेगी। तो ये तो एक बात हुई। जहां तक भारत की तैयारियों का सवाल है, जब पिछली बार भी हमने देखा था कि दुनिया में काफी, चाहे यूरोप हो, बाकी देशों में काफी मामले बढ़े थे, भारत में उस तरह से नहीं बढ़े क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी है। साथ ही साथ जितने, जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा ने भी कहा कि जितनी भी वेरिएंट है चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो सारे वेरिएंट भारत में है, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या उसके सब वेरिएंट हो, वो सब कुछ है। और वो भारत में जितने लोग संक्रमित हुए या वैक्सीनेशन हुआ तो उनको एंटीबॉडी वो बना हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में अगर संक्रमण फैल रहा है तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ भी एक संभावना है। इसीलिए सर्वेलेंस पे जोर दिया जा रहा है, डेली बेसिस पे टेस्ट किया जा रहा है, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है कि ताकि नया वेरिएंट तो नहीं है। और साथ ही साथ हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, निश्चित तौर पे लोग वैक्सीन अब नहीं लगा रहे क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो लगा लिया या फिर नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो सरकार इस पे विचार आज करेगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जरूर इस पे विचार करेंगे और विशेषज्ञों से राय लेंगे और उसके बाद सरकार क्या डिसीजन लेती है वो अब शाम तक पता चलेगा। शुक्रिया आपका नितेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर जिस तरह से दुनिया में मामले बढ़ रहे हैं, चीन से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। हालांकि चीन की ओर से आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन छन कर जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता लग रहा है कि चीन के बड़े शहरों में जो शवदाह गृह हैं उनके बाहर लाइन लगी हुई है। दूसरी ओर ब्राज़ील, कोरिया, जापान, अमेरिका, इन देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को एक बार फिर से सतर्क होने की ज़रूरत है। सरकार जो कर सकती है सरकार कर रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है।
लेकिन पहले की तरह जिस तरह से भीड़ में जब हम लोग जाते थे, मास्क पहनते थे, घर जाने से पहले कई तरह की जो सावधानियां हैं वो बरतते थे, अपने हाथों को साफ करते थे, सैनिटाइज़र का उपयोग करते थे, तो एक बार हमें फिर ये सब कुछ शुरू कर देना चाहिए। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं शीतलहर की। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम कल के मुकाबले साफ रहा। 2 दिन से घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 2 दिनों के लिए शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। ठंड और बढ़ती धुंध को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के खुलने का समय बदल दिया है। अब सभी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे। सरकारी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 9 बजे था, जबकि प्राइवेट स्कूलों का समय अलग अलग है। इस बीच पूरे कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। आज से 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि यानी कि चिल्लई कलां शुरू हो गई है और ये 30 जनवरी तक चलेगा। चिल्लई कलां शुरू होने से एक दिन पहले तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार ने घने कोहरे और उससे होने वाले हादसों को देखते हुए कल रात से राज्य परिवहन निगम की बसों का परिचालन बंद कर दिया है। साथ ही गाजियाबाद में भी स्कूलों को 9 बजे से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को दिल्ली डाइवर्ट किया गया। और मौसम विभाग ने बताया है कि इनसैट 3D रैपिड सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक पंजाब और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से पूरे हरियाणा और पूर्वी यूपी तक घने कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। आज तड़के 5:30 बजे दर्ज आंकड़ों के मुताबिक दृश्यता घटकर बहुत कम रह गई है। अमृतसर में 25 मीटर, भटिंडा में 0, गंगानगर में 25, अंबाला में 50, बरेली में 25, बहराइच में और वाराणसी में 50 मीटर दृश्यता रही। और आइए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं आंचल गुलाटी गुंबर और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास सिंह। दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आंचल, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की ठंड अपने आप में काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में, लेकिन इस बार अभी तक वैसी ठंड दिल्ली में आई नहीं है। आज क्या कुछ है? तो इसकी शुरुआत सबसे पहले सुप्रभात आपको, चंद्रशेखर और शैला को, और इसकी शुरुआत 2 पंक्तियों से कर लेती हूँ कि बढ़ गई है शीत की लहर, साथ ही साथ आ गई है सर्दी। ऊनी कपड़ों के साथ लोगों ने निकाल ली अपनी जर्सी। तो जो लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई अब दिसंबर जो है वो शुरू हो गया है लेकिन ठंड नहीं पड़ रही है, मुझे लगता है उनकी शिकायत इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं मौसम ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त जो हम दिल्ली की बात करें 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है न्यूनतम, चंद्रशेखर। और आप देख सकते हैं कि कल बहुत ज़्यादा घना कोहरा था, लेकिन मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे अभी मौसम साफ है, लेकिन जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी है। इसी वजह से, क्योंकि हम स्कूल्स का जिक्र कर रहे थे, पंजाब चंडीगढ़ में तो स्कूलों का टाइम चेंज किया ही गया है। गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर भी, पर नोएडा में भी बच्चों के लिए स्कूलों का टाइम जो है उसको अब पोस्टपोन किया गया है। हालांकि ये हमेशा से जो बड़े दिन की छुट्टियाँ होती थी उसके बाद हुआ करता था, लेकिन इसको पहले ही कर दिया गया। एक तो ये बात। दूसरी सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, जिस विजिबिलिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भले ही दृश्यता काफी बेटर थी, लेकिन अगर हम बात करें आगे 4 से 5 दिन जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है उसके लिहाज से डेंस फॉग यानी कि जो एक कोहरा है इसकी चादर हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी अहम बात, शीतलहर की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत के साथ साथ हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें चंडीगढ़, हिमाचल और खास तौर पर जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर जैसे जैसे जो तापमान नीचे आता जाएगा उसका साफ तौर पर असर दिल्ली वासियों को झेलना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली की सर्दी है तो काफी अहम है। और इससे निपटने के लिए जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि भैया गर्म कपड़े पहनिए, चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ढक कर रखें, बुजुर्ग जो हैं वो घर पर रहें, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कृपया करके गर्म कपड़ों के साथ पूरी तैयारी के साथ निकलिए।
बिल्कुल आंचल, लेकिन एक चीज ये भी है कि दिल्ली में जब सर्दी पड़ती है, कोहरे की चादर छाती है, उसके साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम साथ में आती है, वो होती है स्मॉग यानी कि प्रदूषण। उस पर भी आपसे अभी अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लखनऊ से विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास, मौसम ने करवट ली है और पहाड़ों की सर्दी ने यूपी का भी हाल बदल दिया है। मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर यूपी में एक तरह से, और जिसकी वजह से कई सारे सरकार ने कदम भी उठाए हैं बच्चों को स्कूल जाने को लेकर और बसों के टाइमिंग्स को लेकर। अभी क्या स्थिति है यूपी में? जी बिल्कुल, अगर यूपी में बात करते हैं और आज बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, तो 2 दिनों के बाद लखनऊ में आज कोहरा नहीं रहा और आप सुबह से ही धूप निकल आई है। हालांकि हल्के बादल थोड़े छाए हुए हैं, इसलिए धूप उतनी सख्त नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो सूचना है कि फिलहाल पश्चिम के जनपद और तराई जो जनपद है वहां पर अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह भी घना कोहरा रहा और ये कोहरा आने वाले रविवार तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरा घना बना रहेगा। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि परिवहन निगम की बसों को लेकर किया है कि रात्रि सेवाएं उनकी नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन बुकिंग को भी 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। अब जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं वो इस बात का निर्णय करेंगे कि दृश्यता कोहरे के दौरान किस तरीके है, तकरीबन रात 8 बजे से लेकर सुबह तक कि बसों का संचालन किया जाए, किस तरीके से किया जाए, उनके ठहराव की उचित व्यवस्था की जाएगी। वहां पर एक साथ ज्यादा बसें न इकट्ठा हो तो वहां पर जो ढाबे हैं, स्टेशन है, वहां पर उन बसों को रोका जाएगा और उन बसों का संचालन तभी किया जाएगा जब वहां के ARM इस बात की अनुमति देंगे कि अब चलने योग्य है सड़क पे। चूंकि हमने देखा था 2 दिन पूर्व जब पहले दिन कोहरा हुआ था तो काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाएं हुई थी। उसी के मद्देनजर ये सख्त कदम उठाया गया है और ये ठीक है विकास, दरअसल अभी वक्त कम है, बाद के बुलेटिन्स में हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे और एक तरह से हम अपने दोनों संवाददाताओं से जब बातचीत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अब शीतलहर की शुरुआत हो गई है। हालांकि जिस तरह से हम आंचल को बता रहे थे कि दिल्ली में जिस तरह की सर्दी पड़ती है वो अभी शुरू नहीं हुई है, फिर भी कहीं न कहीं ठंड की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आप लोगों को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अगली खबर की ओर अब चलते हैं। बिल्कुल, देश में खिलौना उद्योग तेजी के साथ विकास कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार खिलौना उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। चीन के बने खिलौनों पर देश में लगाम लगाने के बाद भारत अब वैश्विक बाजार में भी टक्कर देने की तैयारी में है। पिछले 5 साल में भारत ने खिलौने का आयात लगातार घटाया है और अब सभी तरह के खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2022 में खिलौनों के मामले में भारत ने जहां $15 करोड़ से ज्यादा का निर्यात किया है, तो वहीं 5 साल पहले $29 करोड़ से ज्यादा के खिलौने का आयात किया करता था। इसके पीछे केंद्र सरकार की नीतियों का असर साफ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार अब घरेलू खिलौना उत्पादन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए खिलौना व्यवसाय को 3,500 करोड़ रुपए का बूस्टअप देने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र खिलौनों को 3,500 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ा PLI बेनिफिट देने पर विचार कर रही है। हालांकि ये लाभ
सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड के अनुरूप होंगे। देसी खिलौनों को मिलने वाले PLI खिलौना उद्योग के लिए सरकार द्वारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की शुरुआत और कस्टम को 20% से 60% करने जैसे उपायों से देश में कम गुणवत्ता वाले आयात को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिली है। भारत विश्व भर में खिलौनों का निर्यात काफी तेजी से कर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक ये वियतनाम, चीन, नीदरलैंड और चेक गणराज्य के मुकाबले भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है। आकांक्षी जिला चतरा में किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में खासकर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चतरा में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हुनरमंद बनाने की पहल की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई और जिला मत्स्य विभाग द्वारा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित कुंदा और लावालौंग प्रखंड के किसानों को घर घर जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके किसान प्रहलाद चौधरी का कहना है कि उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कलकत्ता से मछली का बीज आता था। हमारे झारखंड बिहार में कहीं भी मछली का जीरा उत्पादन नहीं होता था। तो जब हमने ट्रेनिंग लिया कि जीरा किस तरह का तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग प्राप्त हुआ तो प्राप्त कर आए तो उसी हिसाब से वो सब सीखे। सीखने के बाद में बीज उत्पादन में आए दूसरी और उसके अलावा मत्स्य विभाग से ट्रेनिंग के बाद अलावा मछुआ आवास मिला, घर पक्का घर बनाने के लिए। उसके बाद अनुदान पर 4 पहिया गाड़ी मिला। मत्स्य पालन विभाग की ट्रेनिंग से महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। ट्रेनिंग प्राप्त ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि घर परिवार चलाने के लिए मछली पालन एक बेहतर विकल्प है। मत्स्य विभाग के द्वारा चतरा में 50 किसानों को आइस बॉक्स दिया गया है। हम लोग के ट्रेनिंग में बताया गया था कि जो मछली के किस तरह पाला जाता है और किस तरह उसको खाना पीना दिया जाता है सो समझाया गया था। और उसके बाद उस मछली को कैसी आइस बॉक्स में रखना और कैसी घूम कर बाजार में बेचना है। हमको ट्रेनिंग लिया गया और ट्रेनिंग में सिखा गया कि ये बॉक्स मिलेगा तो आपको का पालन करेंगे। तो हम लोग अब लाभ उठाने सक रहे हैं कि मछली लेंगे और बॉक्स पर रखेंगे, अब मार्केट में जाके बिजनेस कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिले में किसानों के लिए लगभग 50 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें नए तालाब का निर्माण, RAS सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा किसानों को जाल, बीज और दाना भी दिए जाते हैं। मत्स्य पालन को या मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए CIF मुंबई के द्वारा और मत्स्य विभाग चतरा के द्वारा गांव-गांव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो मत्स्य पालन या मछली पालन के बारे में अच्छे से तरीके से जानकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके। कुंडा और लावालौंग के सुदूर इलाके में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे हम बहुत लोग पहुंच नहीं पाते, फिर भी मत्स्य विभाग वहां पे पहुंचे और वहां के किसानों को घर घर जाकर के ट्रेनिंग दिया। चतरा के आकांक्षी जिला बनने के बाद जिले में आत्मनिर्भरता के अनुपात में वृद्धि हुई है। जिले के हंटरगंज प्रखंड के वशिष्ठ नगर और इटखोरी प्रखंड में 2 हैचरी का निर्माण किया गया है। इन हैचरियों में स्पॉन से जीरा तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर मत्स्य संपदा योजना आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ने में कामयाब हो रही है। चतरा से अशोक तुलसियान के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और नया सवेरा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए DD न्यूज। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। सर, आपका KYC अपडेट करना है।
नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर लिए चलते हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उसने कहा है कि ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस आदेश की पुष्टि की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों सहित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रतिबंध पर उठाए गए कदम के बारे में मंत्रालय को सूचित करें। अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के 3 महीने से भी कम समय में छात्राओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। प्रवेश परीक्षा में देश भर से हजारों लड़कियों और महिलाएं शामिल हुई थीं। इनमें से कई भविष्य में शिक्षण के क्षेत्र में और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अफगानिस्तान पर बैठक के बाद तालिबान शासन ने इसकी घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ये कदम तालिबान की एक और वादा खिलाफी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने भारत का पक्ष रखा। अफीम की खेती, तालिबान, अलकायदा संबंधों और मानवाधिकारों के हनन पर चिंता जताई। रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में कहा कि तालिबान और अलकायदा के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में प्रशासन पूरी तरह से तालिबानी है। कंबोज ने कहा कि मई 2022 की 1988 की समिति की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में निगरानी दल ने पाया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित 41 व्यक्तियों ने तालिबान प्रशासन में कैबिनेट और उच्च पदों पर कब्जा कर लिया है। ये संख्या अब 60 से अधिक मानी जा रही है। रिपोर्ट में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से चिंता व्यक्त की गई है कि समूह ने नीतियों को उलट दिया है और वो सत्ता संभालने से पहले की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गया है। कंबोज ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों सहित मानव अधिकारों के हनन पर भी चिंता व्यक्त की गई है। Relations between the Taliban and Al-Qaeda remain close and is underscored by the presence both in Afghanistan and the region of Al-Qaeda core leadership and affiliated groups such as Al-Qaeda in the Indian subcontinent. On 1 August, the United States announced that at the end of July, the leader of Al-Qaeda was killed in a Kabul compound. However, this has not yet been confirmed by the Taliban and Al-Qaeda. The administration in Kabul remains overwhelmingly Taliban. Since taking power, concerns have been expressed that the group has reversed policies and gone back on commitments made prior to assuming power, as reported by the monitoring team. Concerns have also been expressed on the further erosion of human rights, including the rights of women and girls, as well as lack of progress on inclusive governance. और अब बात करेंगे कारोबार की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में इस वर्ष अक्टूबर में 12,94,000 नए सदस्य बने हैं। संगठन से जारी अस्थायी वेतन आंकड़ों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस वर्ष इसके सदस्यों की संख्या में 21,026 की बढ़ोतरी हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जोड़े गए 12,94,000 सदस्यों में 7,28,000 नए सदस्य हैं, जिन्हें संगठन ने पहली बार शामिल किया है। इनमें 18 से 21 आयु वर्ग के सबसे ज्यादा 2,19,000 सदस्य हैं, जबकि 18 से 25 आयु वर्ग में 57.25% सदस्य शामिल किए गए। और अब खबरें खेल जगत से। तो
भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अंगूठे की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्होंने पहला टेस्ट मिस कर दिया था। और अब रोहित गुरुवार से शुरू होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा वनडे सीरीज के दूसरे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। फील्डिंग करने के दौरान उनके अंगूठे में चोट लगी थी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की ओर। तो चलिए हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के वांकानेर में स्थित रणजीत विलास पैलेस के सफर पर। ये एक खूबसूरत और आलीशान महल है जिसे वांकानेर राज परिवार के आखिरी शासक महाराजा अमर सिंह ने बनवाया था। गुजरात के वांकानेर में स्थित है ये खूबसूरत और आलीशान महल जिसे रणजीत विलास पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को वांकानेर पैलेस भी कहा जाता है। पहाड़ी पर बने इस महल से आसपास के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इस महल का निर्माण 1907 में हुआ था। राजकोट से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित इस महल को वांकानेर राज परिवार के आखिरी शासक महाराजा अमर सिंह ने बनवाया था। इस महल को तैयार करने में दुनिया के अलग अलग इलाकों से सामग्री लाकर प्रयोग की गई है। महल के अंदर इटालियन मार्बल, इंग्लिश स्टेन ग्लास और बर्मा की सांगवान लकड़ी का बना फर्नीचर इस्तेमाल करके शानदार इंटीरियर तैयार किया गया है। साथ ही इसमें इटली के मुरानों के झूमर और हाथ से बुने हुए कालीन आपको पुराने जमाने के शाही वैभव की झलक दिखाते हैं। 225 एकड़ में फैला हुआ ये रणजीत विलास पैलेस गुजरात के सबसे खूबसूरत और मशहूर महलों में से एक है। लोगों को शाही वैभव का अनुभव कराने के लिए महल के एक हिस्से को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। अपनी कलाकृतियों से लोगों को आकर्षित करने वाले इस महल को गोधिक, मुगल और राजपूत वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थापत्य शैली के मिश्रण से सजाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। साइंस हब में आज हम बात करेंगे कोरल रीफ के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया में तैयार की जा रही एक शानदार तकनीक की। कोरल रीफ दुनिया भर के सागरों में रहने वाले जीवों के संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सागरों में बढ़ते तापमान की वजह से कोरल रीफ खत्म होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल रीफ को पैदा हुआ खतरा चिंता का विषय बना हुआ है। कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है, जिनके सहारे सागर में दूसरे कई जीव जिंदा रहते हैं। अब इन कोरल रीफ के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया के जैव वैज्ञानिक एक खास तकनीक तैयार कर रहे हैं। जीव वैज्ञानिक कोरल रीफ के अंडों को एक नई तकनीक की मदद से इकट्ठा करके उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित कर रहे हैं। क्रायोमैश नाम की इस तकनीक की मदद से कोरल के लार्वा को इकट्ठा करके तुरंत -196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज किया जा सकता है। कोरल लार्वा को फ्रीज कर पाना चीजों को बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि अब हमें पूरे साल के दौरान लार्वा उपलब्ध रहेगा। ये नई तकनीक कोरल रीफ के रेस्टोरेशन के लिए चल रहे प्रयासों में बेहद मददगार साबित होगी। यदि हम कोरल की जैव विविधता और उनकी जेनेटिक विविधता को बचा लेते हैं, तो हमारे पास भविष्य में रीफ को रिस्टोर करने का तरीका होगा, और ये तकनीक कोरल रीफ के लिए भविष्य में गेम चेंजर साबित होगी।
समुद्र में तटों के नजदीक पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी के रूप में रंगीन शैवाल जूजेंथिली पाए जाते हैं। कोरल रीफ को सागरीय जैव विविधता का हॉटस्पॉट और सागर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कोरल रीफ समुद्री पर्यावरण के 1% हिस्से से भी कम है, लेकिन 25% के करीब समुद्री जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन समुद्रों में बढ़ते तापमान और जल प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया की कोरल रीफ और समुद्री जीवन को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दुनिया का सबसे बड़ा कोरल द ग्रेट बैरियर रीफ मौजूद है, जिसे बचाने के लिए ये जैव वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया के पर्यावरणविद सागरों में मौजूद कोरल रीफ को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं सिने जगत की। तो सिनेमा के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे फेमस वेब सीरीज पिक्चर्स सीजन 2 की, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस वेब सीरीज में 3 दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है, जो कि अपने नए स्टार्टअप के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ नवीन, बोल। आपके और मंडल के सूट रेडी हैं? पता नहीं, वो तो मंडल ड्राई क्लीन कराता है। क्यों? रेडी हो जाओ, पिच पे निकलना है। फेमस वेब सीरीज पिक्चर्स सीजन 2 जल्द रिलीज हो रही है। सीरीज का ट्रेलर आ चुका है। इस शो का पहला सीजन 7 साल पहले 2015 में रिलीज हुआ था, जिसमें 4 दोस्तों ने अपनी नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी। अब हम इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। अब सीजन 2 में उसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में आने वाले उतार चढ़ाव की कहानी देखने को मिल सकती है। सिंकिंग शिप नहीं, रॉकेट शिप। इंडिया के हर चौराहे पर प्रॉब्लम्स हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। सीजन 2 के ट्रेलर में देखने को मिल रहा है कि 3 दोस्त अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी अलग कर गुजरने को तैयार है। 50 करोड़ का कमिटमेंट तो मैं कर चुका हूँ। तो who asked you to overcome it? कैसी की डील नहीं हो रही। लेकिन इस दौरान जोखिम उठाने की वजह से उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन वो अपने हार ना मानने वाले जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंक्रीमेंट होने वाले थे। हाँ, पेपटॉक मिले जा रहे। ऑल इज वेल, वी कैन डू इट। अब हम 4 नहीं, ये 24 लोग हैं जो घिस रहे हैं। अब तो ये सिक्का उछाल के डिसीजन नहीं ले सकता। इस सीरीज में पहले सीजन की तरह ही रिस्क, स्ट्रगल, सक्सेस और फेलियर की कहानी को अलग अलग तरीके से नए चेहरों के साथ पेश किया गया है। Let the sprint begin. जहाँ स्ट्रगल नहीं। ट्रेलर में कलाकारों का अभिनय देखने में अच्छा लग रहा है। इस सीजन में नवीन कस्तूरिया, अभय महाजन, अभिषेक बनर्जी और रिद्धि डोगरा ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। It's time to raise the bar. अब हम इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। निर्देशक वैभव बंधु के निर्देशन में बना वेब सीरीज पिक्चर्स का सीजन 2 23 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो रहा है। हर चौराहे पर प्रॉब्लम्स और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वंदे भारत नाट्य उत्सव ग्रैंड फिनाले के कुछ मनोरम दृश्य। आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात